नमस्कार। किताबें बहुत सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे अमृत राय जी की कहानी व्यथा का सरगम। है गहरी काली नीरव, निस्तब्ध, केवल दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज और कुछ गीदड़ों की। मनुष्य की आवाज तो गाने की एक आध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है, किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी अजब बाजा है जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। आज न जाने क्यों ये सुरेश्वर, मगर आप उसे क्या जाने। आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना। जब वह आंख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही सुरेश्वर है जो सामने बैठा है। उसकी अभी उठान पर की उम्र है। उसने अभी कुल 30 बसंत देखे हैं। उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली व्यथा की उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया, उसका रोम रोम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझड़ और शिशिर बजाने वाले की अस्थि और मज्जा में जाकर बस गए हों। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की घड़घड़ाहट और फाइलों की थकान को अपनी बीन के स्वरों में बांधकर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्झर है, यही उसका सहारा, कवच है। रात को अपना कमरा बंद करके, जिसमें पड़ोसियों की नींद न खराब हो, वह अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है। रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वह नाचता है, वह चाहता है कि जल्दी ही सो जाए, जिसमें दूसरे रोज तक अपनी बीन में खोया रहे, और समझता रहता है कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई हैं। सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है। शहनाई का वह पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना, एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समा रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वह बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वह पंकिम कटार उसके अंदर उतरती ही चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चढ़ाव में वह उससे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वह कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसने संकल्प किया है। शहनाई का ये स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी युवती का आकार ग्रहण कर रहा है। यह युवती किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है, उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढोना है। उसकी मुखश्री तुहिन स्नात मटर के फूल के समान है। उसके कपड़े हिम के सदृश धवल हैं, पर उसकी मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया हो। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा ठगा सा बैठा था। हठात जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर उसे झचकोड़ा और होश में ला दिया, और तब उसे पता चला कि वह अपने आप को छल रहा था। जो मानस चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा है वह शहनाई के स्वर का चित्र नहीं है, मांस मज्जा की एक वास्तविक तरुणी का चित्र है, जिसे उसने आज ही शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है। वह हजारा जिले की एक सीमांत देशीय हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई ने किसी भयानक दर्द को अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की तो वह व्यथा सुंदरी आप से आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समुद्र के फेन से निकलती हुई वीनस के समान। हाँ, सचमुच वीनस, उर्वशी,
तक्षशिला की सुंदरी, सरों के पेड़ की सी सुघड़ लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी ही आंखें, चंदन सा गौर, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेणी, मगर सबके ऊपर अंग राग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चेहरे के भाव को आमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी मार नहीं सकता। देखने के साथ ही उसे लगातार देखते रहने की इच्छा होती है, एकटक, मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देह कड़ी गुनगुनाता रहता है। सुरेश्वर ने आज ही तो उसके रहने की जगह देखी। धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना ना लड़ाई होती, ना मिलिट्री की बारकें बनती, और ना आज मनुष्य की पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को टिकने का यहाँ कोई ठिकाना ही मिलता। शरणार्थियों को ये बनी बनाई बारकें यूं मिल गईं गोया इन्हीं के लिए बनाई गई हो। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी, दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्स, मंझोले बक्स, छोटे बक्स, खाटों के पाए पाटियां, सुतली या बाध, सब अलग अलग मोड़ कर रखी हुई, चटाइयां, एक आध बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी। यही उनकी सारी गृहस्थी थी। इस गृहस्थी के गिरे बंधे वे इस दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। बीवियां कुएं से पानी ला रही थी या रोटी पका रही थी, और बच्चे धूल में सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। तोहफा की हक का मिलान हजारा की हक से करके यह पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज्यादा हैं, और अपने जहन से उस डरावनी शक्लों को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उनकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों से कस दिया था। यही उस नई दुनिया में शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हल्के हल्के रोटी सेंकते देखा था और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी। एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था और आज इस नई दुनिया में भी, जिसकी दीवार उठ ही न पाती थी, क्योंकि वह आदम के बच्चे तो हाड़ तोड़ ईमानदार मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं, बल्कि पब्लिक की दया पर थोती फुसफुसी नींव पर आधारित थी। सुरेश्वर के यह पूछने पर कि उन्हें यहाँ कैसा लगता है, उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही थी वह सुरेश्वर को भूलती नहीं। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने से ज्यादा लानत की बात दूसरी नहीं होती बाबूजी। उसी से सुरेश्वर को भी यह पता लगा था कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी, उसी गांव में, जबकि मारकाट शुरू हुई। उसके आदमी को कातिलों ने नेजा भोग कर मार डाला और उसे उठा कर ले गए। फिर बन्नों ने वहां क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेलकर वह भाग निकली और छुपते छुपते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली। इसकी एक काफी साहसिक कहानी थी। एक अधेड़ आदमी जब शाम के धुंधलके में एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वह किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नाई का बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वह कुछ कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम और चीजों के संग जिसमें उसकी असमत और उसका पहरेदार भी था। उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी जिंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में भी उसकी उमंगों के पंछी भी जहां तहां मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें थीं वह भी ठिठरियां हो गई थी
और शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया हंसी बीच में ही रुक गई थी। मुंह खुला का खुला रह गया था। बारात के पास ही कुआं था, कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वह किस काम में आती थी। अब तो वह खाली पड़ी रहती है। लड़के दिन के वक्त उसमें लुकते छिपते हैं। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीख से जबरदस्ती रुंध दिए जाने की हल्की सी आवाज आई। हल्की मगर पैनी। कुछ मर्द आवाजों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चली। वह कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी, जबकि कोठरी में किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सिलाई जलाई जो भक से बुझ भी गई। बन्नो ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर दाब रखा है। लड़की चित्त लेटी हुई है या लिटाई हुई है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वह मादरजात नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों के एक गिरोह ने आज शिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वह अपनी जिल्लत का बदला लेंगे, अपने धर्म की किसी लड़की की लूटी हुई असमत का बदला वो दुश्मन की लड़की की असमत लूट कर चुकाएंगे। पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी असमत लूटकर न सिर्फ अपने वहशीपन को खुराक पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दिया सिलाई जली थी, उसमें बन्नो ने इन कौम के खादिमों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया था। उसे बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। एक तो स्थिति यूं ही दिया सिलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे बन्नो, उसे भी क्या कुछ बतलाने की जरूरत थी? वह जो खुद एक ऐसे ही नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नो के भीतर बैठे हुए पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है। इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नो के भीतर ही भीतर पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ गई, मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी को जो लहर आती है, वह लहर, उसमें झाग निकलता है। बन्नो को लगा कि जैसे वह एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की जमीन पर मादरजात नंगी चित्त लेटी है, वो वही है बन्नो। उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए हैं और भेड़ियों जैसी भूखी भूखी ये आंखें वही हैं जो पहले भी उसे यूं ही घूर चुकी हैं। कौन है? कौन है यहाँ? ये क्या हो रहा है? चिल्लाती हुई वह खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। 1-2 ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने यही तय किया कि देखना चाहिए माजरा क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला यह कौन सा शैतान जमीन पर उतर आया? बन्नो ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नो की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन लें। मगर इसके पहले कि वे ऐसा कर पाएं, बन्नो ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया और वही खंजर अपने सीने में चुभा लिया था। बस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे थे अमृत राय की लिखी कथा व्यथा का सरगम। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें
किताबें बहुत सी।